आलसी लड़की। एक बार की बात है, एक पिता और उसकी दो जवान बेटियां दूर एक देश में एक साथ रह रहे थे। एक लड़की बहुत मेहनती थी और दूसरी बहुत आलसी। दीदी, क्या आप कभी मदद भी करती हैं? मैं बहुत थक गई हूँ। अरे नहीं, तुम पहले से ही सफाई कर रही हो, अब मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? मेरे नाखून भी टूट जाएंगे। उनके बूढ़े पिता एक मेहनती इंसान थे, इसलिए हमेशा थक जाते थे। शाम को उनके पास सिर्फ सूप और कुछ रोटी ही खाने के लिए होती थी। एक दिन बूढ़े पिता ने अपनी बेटियों से एक निवेदन किया। मेरी प्यारी बेटियों, तुम जानती हो मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं सोच रहा था कि अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो और समय आ गया है कि तुम दोनों जिम्मेदारियां उठाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कोई काम या नौकरी ढूंढो। आप सही कह रहे हैं, मैं कल जरूर कोई काम तलाश कर लूंगी। और तुम्हारा क्या मेरी बच्ची? मेरी बहन को नौकरी मिलनी चाहिए, ये उसकी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं घर का काम ज्यादा अच्छा करती हूँ। बूढ़ा अपनी बेटियों को इतना उत्सुक देखकर बहुत खुश था। अगले दिन जब मेहनती लड़की नौकरी की तलाश में घर से निकली तो उसके पिता उसके पास आए। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर कभी भी कोई तुमसे मदद मांगे तो उसे मना मत करना। हमेशा तट पर रहना और अपने काम से प्यार करना और जो भी काम करो पूरी लगन से करना। धन्यवाद पिताजी, मैं आपकी सलाह कभी नहीं भूलूंगी। ये हुई ना बात मेरी बच्ची। मेहनती बेटी अपनी नौकरी खोजने निकल पड़ी, जबकि आलसी बेटी, जिसने कहा था कि वो घर का काम करेगी, उसने कुछ नहीं किया। घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था और भी गंदा। मेहनती लड़की कई दिनों तक पैदल चलती रही, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ दूर चलने पर मेहनती लड़की को सूखी शाखाओं और जड़ों वाला एक पेड़ दिखा। अरे जवान लड़की, क्या तुम मेरी सूखी शाखाओं को साफ कर दोगी और मेरी जड़ों में थोड़ा पानी दे दोगी? मेहनती लड़की ने पेड़ की सभी सूखी शाखाओं को तब तक साफ किया जब तक कि उसकी हथेलियां घायल नहीं हो गईं और अपने पीने के पानी से जड़ों को भी सींचा। धन्यवाद प्यारी लड़की, लेकिन अब तुम्हारे पास पानी नहीं बचा है। कोई बात नहीं, आपको मदद की जरूरत थी और मैंने आपकी मदद की। मैं अपने लिए पानी ढूंढ लूंगी। मेहनती लड़की अपने रास्ते पर आगे चलती रही। आगे उसे टूटे और बिखरे हुए हिस्सों के साथ एक चूल्हा मिला। अरे सुंदर लड़की, क्या तुम मेरी मरम्मत कर दोगी ताकि मैं बेहतर दिखूं? मेहनती लड़की ने मुट्ठी भर मिट्टी ली और चूल्हे की सभी दरारों को अच्छे से भर दिया। धन्यवाद प्यारी लड़की, लेकिन तुम मेरी वजह से इतनी गंदी हो गई। ओह कोई बात नहीं, कपड़े मायने नहीं रखते। आपको मदद की जरूरत थी, मैंने मदद की। मेहनती लड़की उस नए से चूल्हे को छोड़कर अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ी देर बाद एक प्यारा मेमना दिखाई दिया, लेकिन वो काला था, सिर से पांव तक कोयले की तरह। हेलो प्यारी लड़की, मैं गलती से कोयले में घुस गया और गंदा हो गया। तुम मुझे नहला दोगी क्या? मेहनती लड़की ने मेमने को झील के किनारे नहला दिया। मेमना पहले की तरह सफेद हो गया और चमक उठा। धन्यवाद, लेकिन तुम मेरी वजह से भीग गई। तुम्हें मदद की जरूरत थी, मैंने मदद की। मैं पहले से ही बहुत गंदी थी, अब मैं साफ हो गई। मेहनती लड़की अपने रास्ते पर चलती रही। जब अंधेरा हुआ तो उसे एक सुंदर घर मिला। ओह, जहां 7 परियां रहती थी।
मेहनती लड़की घर में दाखिल हुई। हेलो, मैं आपके घर बिना अनुमति के आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं एक युवा लड़की हूँ जिसे काम की तलाश है। तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो जवान लड़की। हमारे घर में 7 कमरे हैं। तुम्हें हर दिन सिर्फ 6 कमरे साफ करने होंगे, लेकिन 7वें कमरे में भूलकर भी मत जाना। मेहनती लड़की ने नौकरी स्वीकार कर ली। जैसा कि परियों ने कहा था, वो पूरे 1 साल तक हर दिन 6 कमरों की सफाई करती रही। उसने कभी 7वें कमरे में प्रवेश नहीं किया। और जब उसके पास काफी पैसे जमा हो गए तो उसने परियों से घर लौटने की अनुमति मांगी। बेशक जवान लड़की, तुम घर जा सकती हो। मैं हैरान हूँ कि तुमने 7वें कमरे में कभी प्रवेश क्यों नहीं किया। मुझे अपने काम पर गर्व है। मेरे पिता कहते थे कि अपना काम हमेशा ठीक से करो, चाहे कुछ भी हो। मेरे यहाँ रहते हुए मेरा काम सिर्फ 6 कमरों की सफाई करना था और यही मैंने किया। हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के लिए इनाम देना चाहते हैं। चलो आओ हमारे साथ। परियों ने युवा लड़की को 7वें कमरे में प्रवेश करने के लिए कहा। जब लड़की अंदर गई तो उसने चांदी और सोने के ढेर सारे सिक्के देखे। अब तुम इन सिक्कों के बीच घूमो और जितने भी सिक्के तुमसे चिपक जाएंगे वो तुम्हारे होंगे। मेहनती लड़की सिक्कों में बाएं से दाएं घूम गई। वो बिल्कुल किसी स्टार की तरह लग रही थी जिस पर पैसे लगे हुए थे। फिर मेहनती लड़की परियों को छोड़कर घर लौटने लगी। रास्ते में उसे मेमना मिला, जिसे उसने पहले नहलाया था। मेमना मोतियों से ढका हुआ था। मैं आपकी मदद को भूला नहीं प्यारी लड़की। लो, जितने चाहे मोती ले लो। मेहनती लड़की ने मेमने को धन्यवाद दिया और अपनी बाहों और गर्दन को मोतियों से ढक लिया और अपने रास्ते पर चलती रही। चलते चलते अब वो चूल्हे के पास पहुंची, जिसकी उसने जाते वक्त मरम्मत की थी। आपने मेरी जो मदद की उसे मैं नहीं भूला प्यारी लड़की। लो, मेरी गर्मा गर्म रोटियां और केक तुम्हारे हैं। मेहनती लड़की ने चूल्हे द्वारा दी गई रोटियों में से कुछ खा ली और उसमें से कुछ घर के लिए रख ली और अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ा आगे चलने पर उसे पेड़ दिखाई दिया जिसकी डालियां फलों से ढकी हुई थी। इधर आओ प्यारी लड़की, तुमने जो मदद की उसके लिए मैं आभारी हूँ। ले लो, मेरे सारे अंगूर तुम्हारे हुए। मेहनती लड़की ने धन्यवाद दिया और पेड़ से विदा लेकर चलने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, कितना फलदायी अनुभव है। उसके पिता और आलसी बहन ने दरवाजे पर उसका अभिवादन किया। लड़की की गठरी सोने और मोतियों से भरी हुई थी। आलसी बहन को बहुत जलन हुई जब उसने देखा कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है। उन सिक्कों को देखो, मुझे नौकरी पाने के लिए एक अमीर परिवार की तलाश करनी होगी। अगर मेरी बहन के पास मोती है तो मुझे पन्ने मिलेंगे। आलसी लड़की ने अपने पिता से कहा कि वो नौकरी की तलाश में घर से जा रही है। ठीक है मेरी बच्ची, पर तुम तो घर पे भी काम नहीं कर पाती, तो फिर तुम्हें बाहर कैसे काम मिलेगा? आलसी लड़की अपने पिता की बात को पूरा सुने बिना ही चली गई। वो दिन रात चलती थी। थोड़ा और चलने पर वो सूखी शाखाओं वाले पेड़ के पास आई। पेड़ ने लड़की से मदद मांगी। कैसी हो जवान लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं इस धूप में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाय। आलसी लड़की आगे बढ़ गई। थोड़ा और चलने पर उसे आगे एक टूटा और बिखरा हुआ चूल्हा दिखाई दिया। चूल्हे ने उससे मदद मांगी। मैं अपने कोमल और नाजुक हाथों को तुम्हारे लिए गंदा नहीं कर सकती। मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। बाय। आलसी लड़की ने चूल्हे की भी मदद नहीं की।
तब उसे एक मेमना मिला जो काले कोयले की तरह गंदा था, और मेमने ने उसे स्नान कराने के लिए कहा। छी छी छी, मेरे रास्ते से हट जाओ कल्लूटे। आलसी लड़की भाग गई। क्या आलसी भेड़ का बच्चा है, खुद को धो भी नहीं सकता। और आलसी लड़की जल्द ही एक बड़े घर में आ गई। आलसी लड़की ने इसका फायदा उठाया और घर की मालकिन 7 परियों से काम मांगा। मुख्य परी ने उसे 1 साल रहने और सिर्फ 6 कमरे साफ करने के लिए ही कहा। भूलो मत जवान लड़की, तुम कभी भी 7वें कमरे में दाखिल नहीं होगी। आलसी लड़की ने महीनों तक अनमने मन से 6 कमरों की सफाई की। हालांकि एक दिन उसने अपनी जिज्ञासा के चलते 7वें कमरे में प्रवेश किया। सोने और चांदी के सिक्कों की बजाय अंदर मधुमक्खियां और चमगादड़ थे। मधुमक्खियों ने आलसी लड़की को इस तरह से काटा कि वो चारों ओर से जख्मी हो गई। वो बहुत दुखी थी। लड़की तुरंत वहां से चली गई और घर की ओर भागने लगी। जैसे ही वो दौड़ी, उसने मेमने को देखा, जिसके मदद के अनुरोध को उसने ठुकरा दिया था। मेमना मोतियों से ढका हुआ था। लड़की कुछ मोती पाने के लिए मेमने को पकड़ना चाहती थी, लेकिन मेमना उससे दूर भाग गया। लड़की चलती रही। वो बहुत थक गई थी। उसी पल उसे चूल्हा मिला, जिसकी मदद के अनुरोध को उसने ठुकरा दिया था। चूल्हे पर ताजी गरम रोटियां और ब्रेड थे। जब लड़की ने रोटी का एक टुकड़ा लेना चाहा, तो चूल्हा गर्म हो गया और आलसी लड़की के हाथ जल गए। जब आलसी लड़की वहां से भागी, तो वो पेड़ के पास पहुंची, जिसे उसने मदद करने से मना कर दिया था। पेड़ की डालियों पर फलों के गुच्छे थे। जब आलसी लड़की ने कुछ अंगूर लेने की कोशिश की, तो पेड़ दाहिनी ओर झुक गया। लड़की दाईं ओर दौड़ी, लेकिन इस बार पेड़ बाईं ओर झुक गया। इधर उधर भागते भागते वो थक गई। आलसी लड़की ने आखिरकार फल खाने का इरादा ही छोड़ दिया। वो पूरे 2 दिन तक बिना रुके चलती रही और आखिरकार घर पहुंच गई। उसके पिता और बहन ने आलसी लड़की को गंदे कपड़ों में घर लौटते और घायल हालत में देखा, और वे बहुत हैरान हुए। आलसी लड़की ने बड़े पछतावे के साथ जो कुछ हुआ था उन्हें बताया। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये इतना दर्द देता है। मेरी प्यारी बहन, अब तुम समझ गई कि मेहनती होना कितना जरूरी है। याद रखो बेटी, अगर जीवन में ईमानदार और मेहनती बनोगी तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद आलसी लड़की फिर कभी आलसी और कामचोर नहीं रही। दोनों बहनों ने कड़ी मेहनत की और उन्हें अच्छा फल मिला। और इस छोटे से परिवार का जीवन सुख, शांति और खुशियों से भर गया। द गूज गर्ल। एक बार की बात है, एक रानी और उसकी बेटी देश के सबसे खूबसूरत महल में एक साथ रहते थे। राजकुमारी की एक परी थी, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। इस परी ने हमेशा उसकी रक्षा की। एक दिन जब राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई, तो उसने दूसरे देश के राजकुमार से मिलने जाने का फैसला किया। रानी ने चलते वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए गहनों का एक डिब्बा दिया।
अगर रास्ते में किसी को पता चलता है कि आप राजकुमारी हैं, तो आपके साथ बुरा हो सकता है बेटी। इसलिए किसी सैनिक की बजाय मेरी एक सहायक तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छी परी के पास राजकुमारी के लिए उपहार भी थे। उसने उसे फलादा नाम का एक बोलने वाला घोड़ा दिया। मैं सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हूँ मेरी राजकुमारी। एक और चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ मेरी राजकुमारी। परी ने राजकुमारी को एक रुमाल दिया जिस पर 3 सितारे थे। ये जादुई रुमाल है राजकुमारी, इसे हमेशा अपने पास रखें और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। राजकुमारी ने अलविदा कहा और फलादा पर बैठ गई और उसकी सहायक एक गधे पर। कुछ घंटे बाद राजकुमारी जंगल की सड़क पर चल रही थी। वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसने कुछ आराम करने की सोची। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास पानी है ना? मुझे दोगी थोड़ा? सहायक लड़की ने पानी पीकर खत्म कर दिया था। क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मुझे भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने वो सब पी लिया। अपने लिए ढूंढ लो, मैं नौकर नहीं हूँ। राजकुमारी सहायक के ऐसे अभद्र व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे सड़क पर चलते रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजकुमारी रुक गई। शाही सहायक, क्या आप मुझे उस फव्वारे से पानी लाकर देंगी प्लीज? क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। आप अपने घोड़े से उतरिए और अपना पानी खुद पी लीजिए। राजकुमारी और फलादा की नजरें मिली। एक बात कहूँ, मुझे ये सहायक लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी मौजूदगी में सावधान रहे। राजकुमारी अपने घोड़े से नीचे उतरी और उसने खुद ही तालाब से पानी लेकर पिया। उसकी जेब में रखा जादुई रुमाल अचानक बोलने लगा। मेरी राजकुमारी सावधान रहो, ये सहायक लड़की खतरनाक है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी पानी पीने के लिए झुकी, उसका जादुई रुमाल पानी में गिर गया। ओ नहीं! पानी में बहते जादू के रुमाल को देखकर सहायक लड़की ने मौका देखा। अब आपके पास कोई और शक्ति नहीं बची है। अब से मैं सभी आदेश दूंगी और आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी। अब राजकुमारी के कपड़े उतारो और मुझे दे दो। अगर तुम लोगों ने किसी को सच बताया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। सहायक लड़की ने न सिर्फ राजकुमारी के कपड़े पहने, बल्कि वो उसके घोड़े फलादा पर भी चढ़ गई और आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर असली राजकुमारी अब गधे पर चढ़ गई थी और धीरे धीरे वो उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वे दोनों राजकुमार के महल में पहुंची। जब राजकुमार ने उनका स्वागत किया तो उसने सोचा कि सहायक लड़की राजकुमारी है और उसे अंदर आमंत्रित कर लिया, जबकि असली राजकुमारी बाहर खड़ी रही। ठीक है मेरे राजकुमार, वो सिर्फ एक नौकरानी है। उसे हमारे साथ महल में अंदर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि आप उसे कोई नौकरी दे दें, ताकि वो अपनी नौकरों वाली औकात ना भूले। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे कॉनराड नाम के एक लड़के से मिलवाया जो हंसों का रखवाला था। कॉनराड की मदद करके आप भी हंसों का चरवाहा बन सकती हैं। मेरे राजकुमार, मेरा आपसे एक और अनुरोध है। क्या आप इस क्रोधी घोड़े को बांध सकते हैं? बेहतर होगा आप उसे जंजीरों में बांध दें। उसने मुझे यहाँ तक आते आते मार ही डाला होता। तो राजकुमार ने एक सहायक को बुलाया और उसे घोड़े को एक खलिहान में बांधने का आदेश दिया। सहायक लड़की ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उसका धोखा गुप्त रहे और उसने राजकुमार को मूर्ख बनाया। असली राजकुमारी दुखी थी और रो पड़ी कि उसका घोड़ा फलादा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो तुरंत उसे देखने खलिहान में गई। बेचारा फलादा वहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ओ फलादा, ये उन्होंने क्या किया? अगर आपकी रानी माँ ने सुना कि क्या हुआ तो वो बहुत परेशान होंगी मेरी राजकुमारी। निराश होकर राजकुमारी ने अपने घोड़े फलादा को छोड़ दिया और कॉनराड के साथ
घास के मैदान में हंसों को चराने लगी। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई और सोने की क्लिप खोल दिए जिससे उसके बाल बंधे हुए थे। जब कॉनराड ने इन चमकदार हेयर क्लिप्स को देखा तो वो तुरंत राजकुमारी के बालों के पास पहुंचा। वो उन्हें लेना चाहता था। गोल्डन हेयर क्लिप्स, मुझे ये सुनहरे बाल चाहिए। मेरे बालों को छोड़ दो। उड़ाओ पागल हवा, तेज और सीधे उड़ाओ। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। उसी समय ऐसी पागल हवा चली कि कॉनराड की टोपी उसके सिर से उड़ गई। पहाड़ों पर उड़ती हुई टोपी का पीछा करने के बाद कॉनराड ने आखिरकार अपनी टोपी पकड़ ली। राजकुमारी, जिसने अपने बालों को फिर से बांध लिया था, उसने अपने सुनहरे बालों की क्लिप छिपा दी। सूर्यास्त तक हंसों को एक साथ चराने के बाद कॉनराड और राजकुमारी आखिरकार महल में लौट आए। कॉनराड तुरंत राजा के सामने गया। मैं उस अजनबी के साथ काम नहीं करना चाहता। पर क्यों कॉनराड? वो पागल है। वो अपने घोड़े से बात कर रही थी और मेरी टोपी भी उड़ा दी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। इन शब्दों के बाद राजा के मन में संदेह पैदा हो गया। अगले दिन राजा ने गुप्त रूप से राजकुमारी का पीछा किया। राजकुमारी पहले खलिहान में गई और अपने जंजीर वाले घोड़े फलादा से बातें की। घोड़े को बातें करते देख राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो घास के मैदान में गया जहां कॉनराड और राजकुमारी कल हंस चरा रहे थे, और वो झाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने राजकुमारी के बालों में सुनहरे बालों की क्लिप देखी। उड़ा पागल हवा, तुरंत उड़ा। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। राजकुमारी के इन शब्दों के बाद बहुत ही तेजी से एक पागल हवा चलने लगी और टोपी फिर से उड़ गई। कॉनराड अपनी टोपी के पीछे पहाड़ों तक दौड़ा। इस बीच राजकुमारी ने अपने सुनहरे बालों की क्लिप फिर से अपने बालों में छिपा ली। राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो चुपके से तुरंत महल में लौट आया। शाम को राजा ने राजकुमारी को अपनी उपस्थिति में बुलाया। उसने उससे उसके बोलने वाले घोड़े फलादा और सुनहरे बालों की क्लिप और जंगली हवा के बारे में पूछा। राजा के ये पूछने पर राजकुमारी रोने लगी। मैं आपको नहीं बता सकती महाराज, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जेल चली जाऊंगी। सच बोलने से बिल्कुल भी मत डरो जवान लड़की, बताओ मुझे। राजकुमारी ने शुरू से राजा को एक एक करके सारी घटनाएं बताईं। रास्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था। तो तुम असली राजकुमारी हो, चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जाओ और राजकुमारी की तरह तैयार हो जाओ। राजा ने तुरंत अपने पुत्र राजकुमार को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उसी शाम नकली राजकुमारी से बिना कुछ कहे राजकुमार ने महल में भोज का आयोजन किया। असली राजकुमारी राजकुमार के एक तरफ और नकली दूसरी तरफ बैठी थी। असली राजकुमारी की सुंदरता मुग्ध कर देने वाली थी, लेकिन नकली राजकुमारी ने उसे नहीं पहचाना। ये लड़की कौन है और यहाँ दावत में क्या कर रही है? उसे ये इतने सुंदर गहने और सुंदर पोशाक कहाँ से मिली? महल में उपस्थित सभी लोग, मेरे पास आपके लिए कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने इस तरह बताना शुरू किया कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ था, जैसे कि ये किसी और की कहानी हो। अंत में उन्होंने सभी से पूछा कि झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने वाले को कैसी सजा दी जाए। उस झूठे को सबसे भारी सजा दी जानी चाहिए मेरे राजा। उसके पैरों को जंजीर से बांधकर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए।
क्या वाकई? लेकिन इस कहानी में तुम ही वो झूठी हो। तुमने अपने आप को खुद दंड दिया है। सैनिकों, इस झूठी को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। इस प्रकार सहायक लड़की को झूठ बोलकर राजकुमारी का जीवन बर्बाद करने की सजा भुगतनी पड़ी। राजकुमार ने उस रात असली राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब राजकुमारी और राजकुमार खलिहान में गए और बात करने वाले घोड़े फलादा को भी बचाया। आखिरकार सच सामने आ ही गया राजकुमारी। अगर आपकी रानी माँ ये पल देखती तो वो खुशी से रो पड़ती। राजकुमारी और राजकुमार ने एक नया जीवन शुरू किया जिसमें वे अब बहुत खुश थे और राजकुमारी की नेक दिल परी हमेशा उनके साथ रहती थी, जो उन्हें हमेशा के लिए हर बुराई से बचाती थी। एक बार की बात है, दूर एक गांव में एक धूर्त महिला थी जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस महिला की एमिली और एम्मा नाम की 2 बेटियां थीं। एम्मा एक आलसी और प्रतिभाहीन लड़की थी। दूसरी ओर एमिली एक बहुत ही मेहनती और प्रतिभाशाली थी। लेकिन उनकी माँ एम्मा को अधिक प्यार करती थी क्योंकि वो छोटी थी और वो अभी भी उसे एक बच्चे की तरह मानती थी। इसलिए वो सारा काम एमिली से करवाती थी। एमिली, चलो सफाई खत्म करो और एक क्रॉस सिलाई करो और इसे बेचने ले जाओ। अपनी माँ और बहन के आलस्य के कारण केवल एमिली ही दोपहर में बाजार जाती और अपने दस्तकारी क्रॉस सिलाई को बेचती। जब वो घर आती तो उसकी माँ केवल एम्मा के लिए खाना बनाती। दूसरी ओर एमिली उनके बचे हुए खाने से अपना पेट भरने की कोशिश करती। एक दिन एमिली एक क्रॉस सिलाई करने के लिए बाहर कुएं के किनारे पर गई। उसने अपने हाथ में क्रोशिये से हुक से अपनी क्रॉस सिलाई पर कढ़ाई करना शुरू किया। उसी क्षण अचानक एक मुर्गा उस पर चढ़ा और बांग देने लगा। आउच! मुर्गे, मेरे सिर से उतर जाओ। ओह नहीं, मेरे क्रॉस स्टिच। एमिली इतनी दुखी थी कि उसने अपनी क्रॉस सिलाई को कुएं में गिरा दिया। अगर मेरी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगी। अपने दिमाग का प्रयोग करें, बाल्टी का प्रयोग करें। ब्रेन बकेट, कॉक-डिडल-डू। एमिली, जैसा कि मुर्गे ने कहा, कुएं में लटकी बाल्टी लेने की कोशिश करने लगी। वो अपने हाथ से बाल्टी लेने वाली थी। एक पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कुएं में गिर गई। जब एमिली ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को रंग बिरंगी फूलों से ढके एक बगीचे में पाया। कितनी खूबसूरत जगह है ये, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? जब वो कुछ देर के लिए चली तो उसके सामने एक खरगोश दिखाई दिया। कृपया मेरी मदद करें, मैं गाजर को बाहर नहीं निकाल पा रहा। एमिली तुरंत उसकी मदद करने के लिए गई और उसने गाजर को एक ही झटके में जमीन से खींच लिया जिसे खरगोश चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही खरगोश खुशी से चला गया, एमिली अपने रास्ते चली गई। हो, कृपया बस मुझे थोड़ा पानी दे दो या मैं मुरझाकर सड़ जाऊंगा। आगे उसे एक गुलाब का फूल दिखाई दिया जो अब सूखने ही वाला था। एमिली तुरंत गुलाब की इच्छा को पूरा करने के लिए फव्वारे के पास आई। उसने अपनी हथेली में थोड़ा पानी लिया और गुलाब की जड़ों में डाल दिया। गुलाब फिर से जीवित हो गया और सुगंधित सुगंध देने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा जीवन लंबा होगा और समृद्ध भी। एमिली अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ी देर बाद उसे एक घर मिला। घर के सामने एक दुष्ट चुड़ैल जैसी दिखने वाली एक अनजान महिला उसे देख रही थी। इस महिला से एमिली इतनी डरती थी, वो तुरंत वहां से भाग जाना चाहती थी। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एमिली उत्सुकता से महिला के पास गई। मेरा नाम होली है। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम मेरे छोटे से घर की अच्छी देखभाल करोगी तो जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। तुम्हें बस इतना करना है, हर सुबह मेरे बिस्तर को पंखों से ढक दो। मुझे वैसे भी घर कैसे जाना है पता नहीं। मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। एमिली घर की बहुत अच्छी देखभाल करती थी, जैसे कि माँ होली चाहती थी। हर सुबह बिना बोर हुए उसने माँ होली के बिस्तर को पंखों से ढकने के काम को नहीं टाला। मदर होली एमिली को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो शाम को उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती थी। इस तरह दिन बीतते गए। हालांकि एमिली यहाँ बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपने असली घर की याद आने लगी। मदर होली, तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं घर जाना चाहती हूँ। ओह एमिली, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ इतने दिन रही। बेशक तुम अपने घर जा सकती हो। मैं रास्ते में तुम्हारा साथ दूंगी। ओह धन्यवाद माँ होली। मदर होली एमिली को एक बड़े सुनहरे दरवाजे पर ले गई। जिस क्षण एमिली इस दरवाजे से गुजर रही थी, वो बिल्कुल नए कपड़े और सोने से ढकी हुई थी। मेरे साथ प्यार से काम करने के लिए तुम्हें एक छोटा सा तोहफा। ये क्रोशिया हुक और क्रॉस स्टिच है, जिसे तुमने कुएं में गिराया था। ओह थैंक यू सो मच मदर होली, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बाद में माँ होली ने अपने हाथ से एमिली की आंखों को ढक दिया और उसे 3 तक गिनने के लिए कहा। 1, 2, 3। जब एमिली ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को अपने घर के सामने पाया। एमिली वापस आ गई है। अब वो एक सुनहरी लड़की है। डूडल डू। एमिली को देखकर उसकी माँ और बहन एम्मा आश्चर्य को छिपा नहीं सकी। लेकिन ये कैसे इतनी सुंदर पोशाक कहाँ से मिली? एम्मा चुप रहो। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। तुम्हें ये सारे सोने के गहने कहाँ से मिले? एमिली ने एक एक करके सब कुछ समझाया। उस समय उसकी माँ ने सोचा कि एम्मा भी ऐसा कर सकती हैं। उसने लालच से एम्मा को कुएं के किनारे भेज दिया। एम्मा ने क्रॉस सिलाई और क्रोशिया हुक को कुएं में फेंक दिया। वो भी उनके पीछे कूद पड़ी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को उस रहस्यमय बगीचे में पाया जहाँ से एमिली आई थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक खरगोश दिखाई दिया। खरगोश ने एम्मा से गाजर को जमीन से निकालने के लिए मदद मांगी। अरे, मैं खरगोश के लिए अपने हाथ गंदे नहीं कर सकती। हाँ। एम्मा खरगोश की मदद किए बिना चली गई। उसने एक गुलाब देखा जो आगे सूखने वाला था। गुलाब ने उससे मदद मांगी। मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारे पास कांटे हैं और मेरे हाथ में चिपक सकते हैं। हाँ। एम्मा गुलाब की मदद किए बिना चली गई। अंत में वो माँ होली के घर में आई। मैंने सुना है आपको काम करने के लिए कोई चाहिए। आप मुझे नौकरी दे सकते हैं।
माँ होली ने एम्मा को बताया कि उसे घर पर क्या करना है। याद रखना, हर सुबह तुम मेरे बिस्तर पर पंख बिछाओगी। एम्मा ने सब कुछ मान लिया। उसने पहले दिन अच्छी तरह से काम किया। बिस्तर पर बड़े करीने से पंख बिछाए। लेकिन अगले कुछ दिनों में वो काम से बचने लगी। घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था और एम्मा को मदर होली के बिस्तर पर लगे पंखों की परवाह नहीं थी। मदर होली गुस्से में थी जब उसने देखा कि एम्मा वादे के अनुसार काम नहीं कर रही थी। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे घर जाने का समय है। ये सुनकर एम्मा बहुत खुश हुई क्योंकि वो जल्द से जल्द सोने के गहने और खूबसूरत कपड़े पाना चाहती थी। हाँ, मुझे अपना पुरस्कार प्राप्त करना है और घर जाना है। मदर होली उसे गोल्डन गेट पर ले आई। जब एम्मा दरवाजे से चली तो उस पर सोने की जगह कीचड़ की बारिश होने लगी। ये क्या हो रहा है? क्या है ये? इस दरवाजे ने तुम पर सोने की बारिश नहीं की क्योंकि तुमने सही काम नहीं किया। अब 3 गिनो और घर वापस जाओ। 1, 2, 3। फिर उसने खुद को अपने घर के बगीचे में पाया। उसे देखकर मुर्गा बांग देने लगा। एम्मा वापस आ गई है। अब वो एक मिट्टी की लड़की है। उसकी माँ और बहन एमिली उसे कीचड़ में देखकर चौंक गई। एम्मा ने उन्हें बताया कि ये मैले कपड़े उसके लिए उस काम को न करने का इनाम थे जो माँ होली ने उसे दिया। उस दिन से एम्मा प्यार से काम करने के महत्व को समझ गई और होशियार हो गई और अपनी बड़ी बहन एमिली की तरह क्रॉस सिलाई करना उसने शुरू कर दिया। इस प्रकार दोनों बहनें एक साथ क्रॉस सिलाई करके और बेचकर एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगी।